से पहले इन्होंने चीनी के दाम बढ़ाए, फिर इन्होंने रेल के किराए बढ़ाए, फिर सब्जियों के दाम बढ़े, फिर फलों के दाम बढ़े, फिर दूध के दाम बढ़े, फिर बिजली के दाम बढ़े। याद करो, चुनाव के पहले पूरी दिल्ली में होर्डिंग लगाए थे 30% बिजली कम करेंगे। याद है आप लोगों को? 30% बिजली कम करेंगे इन्होंने वादा किया था। पिछले 6 महीने के अंदर एक पैसा कम नहीं किया इन्होंने। 2 बार बिजली के दाम बढ़ा दिए, 30% कम नहीं किया, 15% बिजली के दाम बढ़ा दिए इन लोगों ने। आप यहां सारे पढ़े लिखे हैं, मैं थोड़ा सा डेटा देता जाऊंगा आप लोगों को। तो इन्होंने जो कहा उसका उल्टा किया। फिर इन्होंने अभी 1.5 महीने पहले एक ऐसी करतूत की है जो आप लोगों को पता नहीं चली। आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। 108 दवाइयों के दाम 108 दवाइयों के दाम इन्होंने 10-10 गुने बढ़ा दिए भाई साहब, कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए। 3 खतरनाक बीमारियां हैं, कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर। इन 3 खतरनाक बीमारियों की 108 दवाइयों के दाम इन्होंने 10-10 गुने बढ़ा दिए। एक कैंसर की दवाई है ग्लाइवेक, 8,000 रुपए की आया करती थी पहले, अभी 1.5 महीना और पहले ऑर्डर पास करके 1,08,000 की कर दी। 1,08,000। एक ब्लड प्रेशर की दवाई है, 142 रुपए की आया करती थी पहले, 1,600 रुपए की कर दी एकदम से 142 रुपए से। तो दोस्तों, इन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करने का कोई काम नहीं किया। कई लोगों को गलत फहमी है, कहते हैं जी पेट्रोल के दाम कम कर दिए। पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए भाई साहब। पेट्रोल कैसे बनता है? हम बाहर के मुल्कों से कच्चा तेल मंगाते हैं जी, अपने देश में उस कच्चे तेल की सफाई करते हैं, उससे पेट्रोल बनता है। पिछले 6 महीने में कच्चे तेल के दाम बिल्कुल आधे हो गए हैं। जून के महीने में कच्चा तेल $115 का था, आज कच्चा तेल $58 का है, बिल्कुल आधा हो गया। आधे हो गए कच्चे तेल के दाम, तो पेट्रोल के दाम भी आधे होने चाहिए थे। गलत तो नहीं कह रहा? पेट्रोल के दाम भी, जून के महीने में पेट्रोल के दाम थे 71 रुपए, आज कितना होना चाहिए था पेट्रोल का दाम? 35 रुपए। और आज दिल्ली में पेट्रोल मिल रहा है 61 रुपए का। पेट्रोल भी सस्ता नहीं हुआ भाई साहब। तो महंगाई के वादे से मुकर कर महंगाई कम करने का एक भी कदम नहीं उठाया, उल्टे हर चीज के दाम बढ़ाते गए ये लोग। फिर इन्होंने चुनाव के पहले कहा था भ्रष्टाचार दूर करेंगे। मैंने आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में रिश्वतखोरी कम हो गई क्या? पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए, एमसीडी वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए, ये फैट डिपार्टमेंट वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए। रिश्वतखोरी भी कम नहीं हुई है वैसे। उस पर भी या तो इनसे हो नहीं रहा या इनकी नीयत खराब है। फिर इन्होंने चुनाव के पहले, याद करो, चुनाव के पहले इन्होंने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं। भाई साहब, दिल्ली में 2.5 लाख ई रिक्शे वाले हैं, 2.5 लाख ई रिक्शे वाले बेचारे मेहनत करके अपना पेट पाला करते थे। 4 महीने सरकार की गलत नीतियों की वजह से 4 महीने से ये 2.5 लाख ई रिक्शे वाले अपने घर में बैठे हुए हैं। इनके घर वालों से जाके पूछो इनके अच्छे दिन आ गए क्या? यहाँ पे इतने सारे व्यापारी खड़े हैं, मैं पूरी दिल्ली में व्यापारियों के बीच में घूम रहा हूं, सारे लोग कह रहे हैं जी पिछले 6 महीने से सारा व्यापार ठंडा पड़ा हुआ है। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? पिछले 6 महीने से व्यापार नहीं बचा, सारा व्यापार ठंडा पड़ा है। व्यापारियों से पूछो उनके अच्छे दिन आ गए क्या? चुनाव के पहले ये लोग कहा करते थे रॉबर्ट वाड्रा ने चोरी की है, रॉबर्ट वाड्रा ने जमीनें लूट ली, रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजेंगे। चुनाव जीते रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेके, अब क्या हुआ भाई साहब? अब क्यों नहीं ले रहे एक्शन रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ? अब तो केंद्र में भी आपकी सरकार है, अब तो राजस्थान में भी आपकी सरकार है, अब तो हरियाणा में भी आपकी सरकार है। जैसे ही हरियाणा का चुनाव जीते 24 घंटे के अंदर खट्टर साहब कहते हैं हम किसी से बदला नहीं लेंगे। 24 घंटे के अंदर सेटिंग हो गई भाई साहब, किसी से बदला नहीं लेंगे। अरे किसी ने भ्रष्टाचार किया तो जेल भेजो उसको, कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है जो बदला नहीं लेंगे। फिर इन्होंने कहा था काला धन वापस लेके आएंगे, काला धन वापस लेके आएंगे। इन्होंने कहा था 70 लाख करोड़ रुपए स्विस बैंकों में है, 100 दिन में उसको ले आएंगे। 15-15 लाख रुपए सारे परिवारों को देंगे। किसी को मिले भाई साहब 15 लाख रुपए? झूठ बोला इन्होंने। 15 लाख रुपए देंगे सब लोगों को, होने वाली बात नहीं थी वैसे। मैं तो इनकम टैक्स में कमिश्नर था, मैं तो समझता हूं ये सब।
जब इन्होंने कहा था 70 लाख करोड़ रुपए वापस लेके आएंगे 100 दिन में, ये होने वाली बात नहीं है, हो ही नहीं सकता था। झूठ बोल के, झूठे वादे करके, लालच देके, धोखा देके इन्होंने जनता के वोट ले लिए भाई साहब। उसके बाद 624 अमीर लोगों की लिस्ट है एक भाई साहब, जिन लोगों ने देश को लूट के स्विस बैंकों में अपना पैसा जमा कर रखा है। जब कांग्रेस की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला ये इस लिस्ट में किस किस के नाम है जनता को बताओ, कांग्रेसियों ने नहीं बताई वो लिस्ट। क्यों नहीं बताई? उसमें कांग्रेसियों के भी नाम थे, कांग्रेस उनको बचाना चाहती थी। बीजेपी उन दिनों में कहा करती थी हमारी सरकार बन गई तो हम ये लिस्ट बताएंगे जनता को, हम ये लिस्ट बताएंगे जनता को। दोस्तों अब तो बीजेपी की भी सरकार बन गई, अभी भी वो लिस्ट के नाम नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे? जब बीजेपी की सरकार बनी, उन्होंने जब लिस्ट देखी तो पता चला इसमें तो अपने वालों के भी नाम है, बीजेपी वालों के भी नाम है, कांग्रेस वालों के भी नाम है, दोनों नहीं बता रहे भाई साहब। फिर इन्होंने चुनाव के पहले कहा था विकास करेंगे, विकास करेंगे, विकास करेंगे, और अब चुनाव जीतने के बाद क्या कह रहे हैं? विकास नहीं करेंगे, धर्म परिवर्तन करेंगे, लव जिहाद करेंगे, नाथुराम गोडसे के मंदिर बनाएंगे। अगर ये सब चुनाव के पहले कहते थे भाई साहब, कोई वोट देने वाला नहीं था इस देश को। कई लोग मेरे को कहते हैं अरविंद जी अभी तो 6 महीने हुए हैं, वी शुड गिव देम मोर टाइम। मैं सहमत हूं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं 49 दिन के अंदर हमने इतने काम कर दिए थे, 6 महीने के अंदर एक काम बता दो जो इन लोगों ने किया है। 6 महीने के अंदर भ्रष्टाचार दूर किया, महंगाई कम की, कोई आप लोगों को सुकून मिला हो 6 महीने के अंदर? आप मेरे को बता दो भाई। अगर हम 49 दिन में इतने काम कर सकते थे, 48 घंटे के अंदर, मुख्यमंत्री बनने के 48 घंटे के अंदर मैंने आप लोगों के बिजली के बिल आधे कर दिए थे। अगर मैं 48 घंटे में आपके बिजली के बिल आधे कर सकता हूं, क्या ये लोग 6 महीने के अंदर आपके बिजली के बिल कम नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? नीयत खराब है, कर सकते हैं, नीयत खराब है। पहले बिजली बीजेपी, पहले कांग्रेस मिली हुई थी बिजली कंपनियों के साथ, अब बीजेपी मिली हुई है बिजली कंपनियों के साथ। अनिल अंबानी जी जो बिजली कंपनियों के मालिक हैं, उनको इन्होंने अपना स्वच्छता अभियान का एम्बेसडर बनाया है। कैसे उनकी बिजली कंपनियों को ठीक करेंगे ये लोग? अगर उनके साथ इतनी दोस्ती है, कैसे उनको बिजली कंपनियों को ठीक करेंगे भाई साहब? तो दोस्तों हम भी चुनाव लड़े थे, हमने भी कई वादे किए थे। पिछली बार मैं भी गली गली में गया था, ऐसी बहुत सारी सभाएं ली थी, लेकिन हमने जितने वादे किए थे भाई साहब, एक एक वादा करके दिखाया था। हमने सबसे बड़ा वादा किया था, हमने कहा था बिजली के बिल आधे कर देंगे। भाई साहब सरकार बनने के 48 घंटे के अंदर हमने बिजली के बिल आधे कर दिए थे दोस्तों। 250 करोड़ रुपए खर्च किए थे आप लोगों के बिजली के बिल आधे करने के लिए, 250 करोड़ रुपए। ये मीडिया वालों ने खूब मजाक उड़ाया था मेरा, बोले केजरीवाल पैसे लुटा रहा है, केजरीवाल पैसे लुटा रहा है। भाई साहब मैं पैसे घर लेके नहीं गया था, पैसे आप लोगों के ऊपर लुटा रहा था, आपके बिजली के बिल आधे करने के लिए लुटा रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर 250 करोड़ रुपए में मेरी दिल्ली की जनता खुश होती हो, अगर 250 करोड़ रुपए के अंदर मेरी दिल्ली की जनता के बिजली के बिल आधे होते हो, एक मुख्यमंत्री को क्या चाहिए भाई साहब? अभी गुजरात की मुख्यमंत्री बनी है, नहीं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री बनते ही अपने लिए 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद रही है भाई साहब। मैं भी खरीद लेता जी, हेलीकॉप्टर किसको अच्छा नहीं लगता? रोज मैं अपने घर की छत से उड़ता, सचिवालय की छत पे उतरता, तो ये सारे मीडिया वाले कहते हैं वेरी गुड चीफ मिनिस्टर, वेरी प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर, वेरी फॉरवर्ड लुकिंग चीफ मिनिस्टर। मैंने तय किया एक पैसा खर्च नहीं करूंगा अपने ऊपर। हेलीकॉप्टर लेना तो बहुत दूर की बात है, एक पैसे का पेट्रोल भी नहीं लिया मैंने सरकार से, एक पैसे का पेट्रोल भी नहीं लिया। मैं मुख्यमंत्री बना ना, इन्होंने बहुत लंबी गाड़ी भेजी मेरे घर, वो मुख्यमंत्री वाली गाड़ी, लाल बत्ती लगी हुई थी उस पर। मैंने इनकी गाड़ी वापस कर दी, अपनी टूटी फूटी वैगनार में घूमा करता था, घर से निकलता था लाल बत्ती पे रुकता था। नहीं तो लाल बत्ती थोड़ी होती है जी मुख्यमंत्री की, हरी हरी होती है उसकी तो सारी। मैं लाल बत्ती पे रुकता था क्योंकि सिक्योरिटी नहीं ले रखी थी, जनता घेर लेती मेरी गाड़ी, मैं शीशा नीचे करता, जनता से हाथ मिलाता, जनता कहती है ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा। हाथ देके सड़क पे उसकी गाड़ी रोक लो, उससे हाथ मिला लो सड़क पे खड़े होके। तो दोस्तों हमने वादा किया था
48 घंटे के अंदर हमने बिजली के दाम आधे कर दिए। जो कहा वो करके दिखाया, जो कहा करके दिखाया। बीजेपी वाले जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। हमने कहा था आपके पानी के बिल 20-20 हजार लीटर पानी हर परिवार को मुफ्त देंगे हर महीने, 5 दिन के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया था दोस्तों। हमने कहा था महंगाई कम करेंगे। जब मैं मुख्यमंत्री बना सीएनजी 50 रुपए किलो थी दिल्ली में, 1 महीने के अंदर 35 रुपए किलो कर दी थी सीएनजी, 15 रुपए किलो कम कर दी थी सीएनजी। हमारे टाइम में आलू 10 रुपए किलो बिका करते थे जी, आजकल क्या रेट हो रहा है? 20 रुपए। फरवरी के महीने में मैं आलू 10 रुपए छोड़ के गया था, इनसे आलू नहीं संभला, सरकार क्या संभालेंगे? इन्होंने आलू इतना महंगा कर दिया, 4 गुना कर दिया इन्होंने आलू इनसे। तो दोस्तों महंगाई कम की थी, लेकिन सबसे बड़ा काम किया था, दिल्ली में रिश्वतखोरी बंद कर दी थी। बिल्कुल गलत तो नहीं कह रहा जी? पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे जी, गलत तो नहीं कह रहे हैं? बहुत सारे पटरी वाले बैठे होंगे, ठीक कह रहा हूं ना जी? वैट डिपार्टमेंट वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। मेरे को एक चाय वाला मिला जी, कहता है अरविंद जी आपकी सरकार बनने के पहले 8 रुपए की चाय बेचा करता था, आपकी सरकार ने 6 रुपए की चाय कर दी। मैंने कहा कैसे? बोला जी हर महीने 2,500 रुपए महीने लेके जाया करते थे पुलिस वाले, उन्होंने पैसे ले जाने बंद कर दिए, मैंने चाय के रेट कम कर दिए। एक ट्रांसपोर्टर मिला बहुत बड़ा, उसके खूब ट्रक चलते हैं। बोला जी हर रेड लाइट पे हमारा हफ्ता बंधा हुआ है, 1 लाख रुपए रोज रिश्वत देता हूं, आपके टाइम में एक पैसा नहीं देना पड़ा, 49 दिन में 49 लाख रुपए बच गए मेरे। ये छोटी बात नहीं है भाई साहब। 65 साल में बीजेपी कांग्रेस वाले रिश्वतखोरी बंद नहीं कर पाए, तो एक चीज तो साबित हो गई, ये रिश्वतखोरी बंद करने की दवाई तो हमारे पास ही है। अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए तो आपको हमारे पास ही आना पड़ेगा, ये दवाई और किसी पार्टी के पास नहीं है। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं, मैं कई ऐसे पुलिस वालों को जानता हूं जो अपनी जान की बाजी लगा के आप लोगों की रक्षा करते हैं। सारे पुलिस वाले गलत नहीं है भाई साहब, कुछ चंद पुलिस वाले हैं जिन्होंने पुलिस फोर्स का बदनाम किया हुआ है। मैं ढेरों ऐसे पुलिस, हमारे टाइम में एक पुलिस वाला था जी, शराब माफिया से लड़ता लड़ता शहीद हो गया। क्या जरूरत थी जी उसको शराब वालों से लड़ने की? पैसे खा लेता, घर चला जाता। क्यों अपनी जान दी उसने? आप लोगों के लिए दी, आप लोगों की रक्षा के लिए दी। कोई सरकार अपने पुलिस वालों का ख्याल नहीं रखती। मैंने तुरंत कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, हमने निर्णय लिया उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए दिया, और हमने निर्णय लिया कि अब कोई पुलिस वाला शहीद होगा उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। दोस्तों तो पुलिस वालों के लिए भी हमने ईमानदार पुलिस वालों के लिए आवाज उठाई, उनके भी भले की बात की। दोस्तों हमने निर्णय लिया जो ईमानदार हैं उनको सम्मान देंगे, उनको इज्जत देंगे, उनको प्रमोशन देंगे, उनको इनाम देंगे, और जो बेईमान है उनको जेल भेजेंगे। याद करो जब मैं मुख्यमंत्री बना था, मैंने रामलीला मैदान से ऐलान किया था कि अब अगर दिल्ली में कोई रिश्वत मांगे मना मत करना, सेटिंग कर लेना, अपनी जेब में हाथ डालना। जब वो पैसे मांग रहा है रिकॉर्डिंग पे लगा लेना अपना फोन, उसकी आवाज जब वो मांग रहा है रिकॉर्ड कर लेना, मेरे को लाके दे देना, उस अफसर को जेल भेज दूंगा। 1 हफ्ते में मैंने 5 अफसरों के खिलाफ सजा सुनाई, ऊपर से नीचे तक सारे सीधे हो गए। सबको पता चल गया अब केजरीवाल के टाइम में रिश्वतखोरी नहीं बचने वाली। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा काम हमने व्यापारियों के लिए किया था। कांग्रेस के टाइम में, ये मैं डेटा दे रहा हूं, सरकारी डेटा है, कांग्रेस के टाइम में हर महीने 200 व्यापारियों के ऊपर रेड हुआ करती थी, वैट डिपार्टमेंट की 200 व्यापारियों के ऊपर। हमने पूछा जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने कहा जी क्यों रेड होती है? वैट डिपार्टमेंट वाले बोले जी ये व्यापारी चोर हैं, ये टैक्स नहीं देते, रेड नहीं करेंगे तो ये टैक्स नहीं देंगे। आज बीजेपी की सरकार है, आज 200 से ज्यादा रेड हो रही है जी हर महीने व्यापारियों के ऊपर। मैंने मुख्यमंत्री बनते ही वैट कमिश्नर को बुलाया, मैंने कहा दिल्ली में एक भी वैट डिपार्टमेंट की रेड नहीं होगी, आप 49 दिन का डेटा निकलवा लो सरकार से। हमारे टाइम में दिल्ली के अंदर एक भी वैट की रेड नहीं हुई थी भाई साहब। और रेड तो अलग, मैंने कहा इंस्पेक्टरों को अपने घर बिठा लो, कोई इंस्पेक्टर नहीं जाएगा किसी व्यापारी को तंग करने के लिए। तो इनके हिसाब से तो टैक्स बहुत कम हो जाना चाहिए था, क्योंकि व्यापारी तो चोर है इनकी नजरों में। आपको यह जान के आश्चर्य होगा दोस्तों, पूरी दिल्ली के इतिहास में उन 49 दिनों का जो वैट का रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ था टैक्स का, सबसे ज्यादा टैक्स का कलेक्शन हुआ था। क्यों हुआ था?
हमने अपने व्यापारी भाइयों के ऊपर भरोसा किया था। भरोसे पे सरकार चलाई थी, डंडे से सरकार नहीं चलाई थी दोस्तों। मेरे पास कई व्यापारी संगठन आते थे, जैसे अभी भाई साहब ने बताया, व्यापारियों के साथ मीटिंग हुई। मैंने व्यापारियों को यही कहा, मैंने कहा मैं आप लोगों को व्यापार करने के लिए पूरी सुविधाएं दूंगा, मैं अपने सारे डिपार्टमेंटों को घर पे बिठा लूंगा, आपको कोई आके तंग नहीं करेगा, आप धंधा करो, अपना व्यापार करो, लेकिन मेरे को भी टैक्स चाहिए। आप लोग अपना अपना टारगेट ले लो, नेहरू प्लेस से इतना टैक्स चाहिए, यहां से इतना टैक्स चाहिए, यहां से इतना टैक्स चाहिए। भाई साहब व्यापारियों ने खुद आगे बढ़ बढ़ के टैक्स दिया। मेरे टाइम में 3 महीने में 5,666 करोड़ रुपए का टैक्स इकट्ठा हुआ था। मेरे से पहले वाले क्वार्टर में 4,500 करोड़ रुपए का टैक्स इकट्ठा हुआ था। मेरे बाद वाले क्वार्टर में 3,500 करोड़ का टैक्स इकट्ठा हुआ था। कम से कम 1,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए। और ये जो मीडिया वाले कहते हैं ना 250 करोड़ की सब्सिडी क्यों दी, 250 करोड़ की भाई साहब बनिया हूं मैं, धंधा अच्छी तरह समझता हूं। 1,000 करोड़ रुपए की कमाई करके लाया था, उसमें से 250 करोड़ रुपए आप लोगों के बीच में बांट दिए। तो बताओ कोई गलत करा क्या? घर तो नहीं लेके गया पैसे, आप ही लोगों में बांटे पैसे, आप ही का पैसा था, आपको वापस दे दिया मैंने। तो दोस्तों एक चीज तो ये साबित हो गई, ये कई सारी दिल की बातें हैं जी। मेरे को जब मैं इनकम टैक्स में था तब भी मैं देखा करता था जिस तरह से रेड होती है। रेड में क्या होता है भाई साहब बताओ? वो आते हैं अफसर, थोड़ी देर आपका सामान इधर उधर फेंकेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे देखो भाई साहब चुपके से बात करेंगे, आपको टैक्स देने की तो जरूरत है नहीं, हम बचा लेंगे आपको, आप इतने पैसे दे दो। आजकल मेरे को पता चला 13 लाख रुपए लग रहे हैं एक रेड के, 13 लाख रुपए रिश्वत लेके जाते हैं एक रेड के, फिर कहते हैं इतना पैसा दे दो हम आपको बचा लेंगे। तो ये वैट डिपार्टमेंट वाले आपको टैक्स कैसे नहीं देना ये सिखाते हैं, ये नहीं कहते टैक्स कैसे देना है, ये सिखाते हैं कैसे हम आपको बचा लेंगे। इनको थोड़े दिन घर बिठा दो, सारा टैक्स इकट्ठा हो जाएगा। तो दोस्तों एक तो ये कि दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ये वैट डिपार्टमेंट का रेड एंड एक्सटॉर्शन रैकेट जो है ये बंद किया जाएगा। आप लोगों को व्यापार करने के लिए पूरा माहौल देंगे, ईमानदारी से व्यापार करने के लिए 27 डिपार्टमेंट बताए ना भाई साहब ने, 27 डिपार्टमेंट नेहरू प्लेस में आते हैं, इन सारे डिपार्टमेंट को घर में बिठा देंगे भाई साहब। आप लोग ईमानदारी से व्यापार करना, खुल के व्यापार करना, खूब व्यापार करना, भगवान करे आप बढ़ो, आगे बढ़ो, खूब व्यापार करो आप लोग। दूसरी चीज, एक मिनट, दूसरी चीज भाई साहब, वैट का सरलीकरण करने की बहुत जरूरत है। इन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है, इतने मोटे मोटे फॉर्म, इतने बड़े बड़े फॉर्म, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है कि आदमी को मरता क्या ना करता उसको रिश्वत देनी पड़ती है। मेरे को तो जी वैट की ज्यादा समझ है नहीं, तो जब मेरे पास व्यापारियों के डेलीगेशन आया करते थे उन दिनों में, तो मैं क्या करता था, वैट कमिश्नर को वहीं बुला लेता अपने कमरे में, मैं दोनों को आमने सामने बिठा देता। मैंने कहा भाई या तो तुम इसको कन्विंस कर लो या ये तुमको कन्विंस कर लेगा। आधे घंटे के अंदर हम तय कर लेते थे, बड़े बड़े पॉलिसी डिसीजन हम लोगों ने आधे आधे घंटे में लिए। ये जो लिखा हुआ यहाँ पे AR1 फॉर्म खत्म किया, AR1 फॉर्म मेरे को बताते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है भाई साहब, गलत तो नहीं कह रहा जी। ये फॉर्म जमा कराने के रिश्वत देनी पड़ा करती थी, ये फॉर्म हमने कैंसिल करने का निर्णय आधे घंटे में लिया था। एक व्यापारियों का डेलीगेशन आया था, मैंने वैट कमिश्नर को बुलाया, व्यापारियों का डेलीगेशन बोला जी ये फॉर्म बड़ा गड़बड़ है। मैंने वैट कमिश्नर से पूछा, बोला हाँ जी इसकी जरूरत नहीं है, कैंसिल कर दो। तो वैट का सरलीकरण करेंगे, सब कुछ ऑनलाइन कर देंगे भाई साहब, आपको डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं है, डिपार्टमेंट वालों को आपके यहाँ आने की जरूरत है, सब कुछ ऑनलाइन कर देंगे। आपका T2 फॉर्म भी एक है जो कि बहुत गड़बड़ है, उसको भी हम लोगों ने निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू करी थी। तीसरी चीज मैंने पता किया है, दिल्ली में वैट के रेट बहुत ज्यादा है, गलत तो नहीं कह रहा जी। इसकी वजह से दिल्ली का सारा व्यापार उठ के आसपास के राज्यों में जा रहा है। 2003 तक दिल्ली होलसेल ट्रेड का हब होती थी, सारा देश का ट्रेड यहाँ पे आता था व्यापार, और यहां से सारे देश का ट्रेड व्यापार बाहर जाया करता था। 2003 के बाद से सरकारी नीतियों के वजह से अब बिल तो बनते हैं हरियाणा में, सारा टैक्स मिलता है हरियाणा की सरकार को, बिल तो बनते हैं हिमाचल में, बिल तो बनते हैं पंजाब में, तो ये बंद करेंगे। मैं आज आपको यकीन दिला रहा हूं, 2 दिन में नहीं हो सकता, 5 साल के अंदर मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, दिल्ली के अंदर वैट की दरें
पूरे देश में सबसे कम होंगी, सारे आइटमों के अंदर सबसे कम होंगी। और ये मैं खोखला वादा नहीं कर रहा, इससे 3-4 फायदे होंगे, आप सोच के देखना। सबसे पहले महंगाई कम होगी दिल्ली के अंदर, वैट की दर कम होगी, महंगाई कम होगी, कॉस्ट कम होगी। दूसरी चीज, कंप्लायंस बढ़ेगी। जो आज आदमी टैक्स की चोरी कर रहा है, वो टैक्स की चोरी करना वो सोचेगा यार 5% ही तो देना है, 4% ही तो देना है, वो खुशी खुशी टैक्स देना चालू करेगा। हमारा